फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्रेड फॉर प्रॉफिट्स में ट्रेड विथ माइंड नॉट हार्ट। फ्रेंड्स, सेबी का जो न्यू रूल आया है मल्टी कैप फंड के रिगार्डिंग में, उसका क्या असर होने वाला है मार्केट के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी चार्ट का एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक्स जो लार्ज कैप फंड्स है, हाँ लार्ज कैप स्टॉक्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द ट्रेड फॉर प्रॉफिट्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। एंड गाइस, सब्सक्राइब माय फीचर चैनल ट्रेड फॉर वेल्थ, वहाँ पे भी आपको ऐसे मजेदार ट्रेडिंग आइडियाज और स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन डेली मिलती रहेगी। गाइस, मेरे फीचर चैनल की लिंक चैनल टैब में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। सेबी का जो रूल्स आया है कि मल्टी कैप फंड को अपना जो एलोकेशन और फंड का एलोकेशन 20-25% सब में करना होगा, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादातर फंड का जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप फंड में ही यहाँ पे अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली नोट कर सकते हैं 75%, 86%, 90%, 68, 66, 75%। और इनमें से सिर्फ दो ही फंड ऐसे हैं जिन्होंने मिड कैप में 27 एंड 23% रखा है। लेकिन ज्यादातर इन्होंने अपना जो एलोकेशन है मल्टी कैप फंड में, जो उसमें से भी स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, उनमें बहुत ही कम एलोकेशन है। आप देख सकते हैं 1%, 3%, 6%, बहुत ही कम है। इनको अपना पोर्टफोलियो भी रिशफल करना होगा, लार्ज कैप में से, लार्ज कैप स्टॉक में से अपना पैसा निकाल के इनको मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अभी वहां पे लगाना होगा। इसकी वजह से थोड़ा बहुत असर हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि इनका अपना जो फंड है, जो टोटल एलोकेशन है वो सबसे ज्यादा, हाँ, इन्होंने अपने लार्ज कैप फंड में रखा है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फंड का 90% लार्ज कैप फंड में एलोकेशन ज्यादा है। वो उनको निकाल के अब 25% के हिसाब से यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ज्यादा करना होगा। और कोटक इक्विटी का आप देख सकते हैं 75% उनका एलोकेशन लार्ज कैप में है और मिड कैप में ओनली 18% है और स्मॉल कैप में बहुत ही कम 1% के आसपास ही इन्होंने रखा हुआ है, जो बहुत ही कम है। इनको भी अपना ये फंड को भी मल्टी कैप फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड को भी अपना पोर्टफोलियो रिशफल करना होगा, लार्ज कैप स्टॉक्स को सेल करके उनको मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाना होगा। सबसे ज्यादा अगर वेटेज, जैसे आप सभी को मालूम है, 14-15% का वेटेज रिलायंस रखता है। ये रिलायंस का चार्ट है। अकेले रिलायंस और इंफोसिस एंड गाइस टीसीएस, इन तीन स्टॉक्स के पास ही 30% से ज्यादा ये अपना एलोकेशन करते हैं। और साथ में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में भी अपना एलोकेशन इनका ज्यादा रहता है लार्ज कैप फंड्स में, मल्टी कैप फंड्स में। गाइस, तो क्या अकेले रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सबके दम पे मार्केट को ऊपर सस्टेन करना क्या पॉसिबल हो सकता है? गाइस, मुझे तो नहीं लग रहा है। इनका जो टोटल 100% का एलोकेशन अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, 75% का जो एलोकेशन किया है उसमें से 30% ओनली तीन स्टॉक्स में जाता है, रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस में। और बाकी के आप देख सकते हैं 45% में, अगर मैं बोलूँ आपको तो एच डी एफ सी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में एलोकेशन ज्यादा भी होता है। इनको ये सब अपना रिशफल करना पड़ेगा और इनको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अपनी होल्डिंग 25% तक लानी पड़ेगी। ये अच्छा खासा असर भी आने वाले दिनों में मार्केट में देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, तो सिर्फ अकेले रिलायंस को ही ऊपर रख के, रिलायंस को ही बढ़ा के क्या ये अपना एलोकेशन उसी हिसाब से फंड मैनेजमेंट करते हैं, इंडेक्स मैनेजमेंट करते हैं, और इसी वजह से इंडेक्स में इतनी तेजी देखने को मिलती है। 14-15% का वेटेज ओनली रिलायंस ही रखता है। तो डेट मीन्स अकेले रिलायंस को ऊपर रख के या इंफोसिस या टीसीएस को भी ऊपर रख के ही ये इंडेक्स मैनेजमेंट करते हैं और यहाँ पे मार्केट में करेक्शन दिखाई नहीं देता है। गाइस, अगर मैं आपको बात करूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा अब थोड़ा सा रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीकली चार्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ तक कि वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं ये लाइन जो है, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, इस लाइन के आसपास ही बैंक निफ्टी का क्लोजिंग अभी फिलहाल आया हुआ है। उसी से 100 पॉइंट ऊपर अभी फिलहाल है, जो 11,350-380 के आसपास बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी का अभी सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर रिलायंस में, इंफोसिस में और टीसीएस में बिकवाली आती है फंड मैनेजर की तरफ से, क्योंकि उनका अपना पोर्टफोलियो रिशफल जरूर करना पड़ेगा।
सेबी के नए रूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर निफ्टी पे भी बन सकता है। और गाइस अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे भी प्रेशर में ही है अभी फिलहाल। आप देख सकते 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ये लगातार बना हुआ है, और यहाँ तक कि इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पिछले हफ्ते आप देख सकते हैं, ये छोटा सा जो मैंने राउंड किया है अभी लास्ट कैंडल स्टिक जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया था और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हुआ है, वो भी 30-40 पॉइंट्स के ऊपर ही है। लेकिन ये भी यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई देगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक इन सब में अभी बिकवाली आ सकती है फंड मैनेजर्स की तरफ से। यहाँ पे भी आपको कॉशियसली रहने की जरूरत है। जब तक निफ्टी अभी 23,200 का लेवल क्रॉस नहीं, बैंक निफ्टी गाइस 23,200 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, बैंक निफ्टी में तेजी आना बहुत ही मुश्किल है। और गाइस यहाँ से पहला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहला टारगेट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो 21,500 के करीब है। 21,500 से लेके 600 तक आ सकता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे बताया था पहले भी कि आपको यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। अच्छी खासी यहाँ पे भी मुनाफा वसूली हो सकती है फंड मैनेजर्स की तरफ से, और अपना पोर्टफोलियो रिशफल करने की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छे खासे प्रेशर में आ सकते हैं। गाइस फिर से मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया इसका जो 20 एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 10,800 के करीब है। यहाँ तक तो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये लेवल टच करेगा। मैं इसके लिए इसके रिगार्डिंग में मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि निफ्टी 10,800 850 के करीब यहाँ पे टच करता हुआ आपको आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। डेट मीन्स यहाँ से भी 600 से 700 पॉइंट का करेक्शन अगर आप गिनते हैं तो 5 to 7% का करेक्शन निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जो भी प्रेशर अभी आएगा अच्छे खासे फंड मैनेजर की तरफ से ही आने वाला है। और ग्लोबल मार्केट मैनेजर जैसे आईटी के रिगार्डिंग में पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा खासा जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि टेक बबल विल बूम। डेट मीन्स अब नेस्डेक भी वहाँ पे मैंने इस वीडियो में नेस्डेक का भी चार्ट डिक्लेयर किया हुआ डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे मैंने बताया था सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न अभी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही नेस्डेक में। नेस्डेक में ये रैली अभी फिसल आउट होती हुई दिखाई दे, अगर नेस्डेक वहाँ से कूल ऑफ होता है तो डेफिनेटली इंडियन आईटी स्टॉक्स भी यहाँ पे उतना सस्टेन नहीं कर पाएंगे। टीसीएस, इन्फोसिस भी यहाँ पे प्रेशर में आते हुए दिखाई देंगे। गाइस ये कब तक आते हुए दिखाई देंगे वो तो टाइम ही बताएगा। इन्फोसिस का अभी जो फिलहाल जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 910 905 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार वो लेवल भी तोड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और गाइस अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस में भी अच्छा खासा सपोर्ट अगर मैं बोलूं तो गाइस यहाँ से 2230 के आसपास 2230 के आसपास टीसीएस को भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। गाइस ये मैं जो आपको लेवल बता रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में आपको मैं ये लेवल बता रहा हूँ। गाइस कॉशियसली आपको ट्रेड करने की जरूरत है, बाइंग से भी थोड़ा बचना चाहिए। अगर एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी अभी फिलहाल अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ही खड़ा है, उसके नीचे की उसने क्लोजिंग दे दी है, जो एक अच्छा साइन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रेशर बन सकता है और ये 1060 से लेके 1050 तक का लेवल यहाँ पे आने वाले दिनों में टच कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पे भी कॉशियस रह के आपको ट्रेड करना चाहिए। और एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूँ आपको तो एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पे डाउन ट्रेंड आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से नॉच डाइव ले सकता है। एक्सिस बैंक में मैं ऑलरेडी बहुत ही बेरिश हूँ क्योंकि यहाँ पे जो एक कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे आप गिन सकते हैं कितने हफ्तों से चला आ रहा था, लेकिन उसने वो लेवल भी अभी तोड़ता हुआ ये नजर आ रहा है। गाइस अगर ये 430 435 के नीचे क्लोज देता है तो डेफिनेटली वहां पे उसको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर झेलना पड़ सकता है एक्सिस बैंक को। गाइस ये हो गई स्टॉक्स की बात, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही यहाँ पे प्रेशर में रह सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक बार समरी दे देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी आपको यहाँ पे सेल करके ही चलना चाहिए, अच्छा खासा यहाँ पे प्रेशर बन सकता है। 23,000 का लेवल इसमें क्रॉस करना चाहिए है तभी वो तेजी में आ सकता है। बाद में अगर ये जब तक क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ पे एवरी राइस पे आपको सेल करना चाहिए। अगर आपको ये 22,500 600 के करीब मिलता है मंडे मॉर्निंग को तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं। पहला जो टारगेट रहेगा गाइस
वो अच्छा खासा नीचे पहला जो टारगेट रहेगा 22,100 का रहेगा और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 22,200 का और 21,200 का। वो दैट मीन्स यहाँ से भी ये 1400 से 1500 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे गाइस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। इतने पॉइंट्स ये खा सकता है, ये सिर्फ फ्री शफल की वजह से हो सकता है या ग्लोबल मार्केट जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, नेस्डेक भी यहाँ पे अच्छा खासा साइन दिखा रहा है। निफ्टी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एवरी राइज पे आपको सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको गाइस बहुत दूर का नहीं रखना है, अभी फिलहाल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 11,530-550 के करीब रखना है। थोड़ा बहुत बाउंस दिखाई देता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 11,330 से लेके 11,250 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट जैसे मैंने गाइस आपको बताया कि 10,850 10,800 तक का निफ्टी यहाँ पे छू सकता है, 10,800 तक। गाइस यहाँ पे भी कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए आपको, यहाँ पे भी अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ नेक्स्ट वीक में दिखाई दे सकता है। और गाइस एक बार हम डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं इसका भी, इसने अभी फिलहाल ये सपोर्ट लेवल के आसपास ही खड़ा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है और जो 27,500 27,600 के करीब है। और गाइस यहाँ पे भी बिकवाली बढ़ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाइस नेस्डेक में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे कॉशियसली नेस्डेक बता रहा है कि यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। और जो नेस्डेक का अल्टीमेट टारगेट मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ वो 9,600 9,700 के करीब आ सकता है आने वाले दिनों में। इसका पहला जो सपोर्ट यहाँ पे उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 10,340 10,400 के करीब है। वो भी आने वाले दिनों में टूटता हुआ नजर आएगा। आशा है दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द ट्रेड फॉर प्रॉफिट्स।